नमस्कार। हरियाणा की राजनीति भाई ये एक ऐसा अखाड़ा है जहां दशकों तक सिर्फ कुछ गिने चुने परिवारों का ही दबदबा रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं बड़े बड़े राजनीतिक घरानों के राइज और फॉल की पूरी कहानी को डेटा के जरिए समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे विषय पर आते हैं। अब शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधे लेकिन चुभते हुए सवाल से। क्या हरियाणा में वंशवाद यानी इन पॉलिटिकल डायनेस्टीज का अंत अब करीब आ गया है? जरा सोचिए, जो चेहरे कभी अजय माने जाते थे, जिन्हें हराना नामुमकिन लगता था, आज वे अपनी ही जमीन बचाने के लिए इतना कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? सेक्शन 1 हरियाणा की राजनीति और वंशवाद का इतिहास। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। चलिए इसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं। रिसर्च और ऐतिहासिक डेटा हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। इन घरानों का बेस कोई बहुत बड़ी राजनीतिक विचारधारा नहीं है, बल्कि इनका पूरा फोकस जाति और क्षेत्रवाद पर टिका होता है। इनका अल्टीमेट गोल क्या है? सिर्फ और सिर्फ पूरी सत्ता हासिल करना और अपने कुनबे को, अपने परिवार को बचाए रखना। और विचारधारा से समझौता, वो तो इतना आम है कि आपको वो मशहूर मुहावरा तो याद ही होगा, आया राम गया राम। हरियाणा की राजनीति तो ऐतिहासिक रूप से इस दल बदल वाले कल्चर का पर्याय ही बन गई है। इस पूरे सिस्टम की जमीनी सच्चाई को ना पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी के एक बहुत ही ऐतिहासिक बयान से एकदम क्लियरली समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था, जब सत्ता मिलती है तो प्रतिद्वंदी के साथ बिल्कुल वही किया जाता है जो उसने आपके साथ किया था। वो जो यातना सहता है वही हमारा सुकून है। अब देखिए, हम यह पूरी निष्पक्षता के साथ बस इस फैक्ट को आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि हिस्टोरिकली इन परिवारों के बीच की राइवलरी कितनी ज्यादा तीखी रही है। ये कोई नॉर्मल चुनाव नहीं होते, ये वर्चस्व और सर्वाइवल की एकदम कट थ्रोट लड़ाई रही है। सेक्शन 2 देवी लाल परिवार, एक राजनीतिक साम्राज्य। अब इस परिवार की टाइमलाइन देखते हैं। राजस्थानी जड़ों वाले एक जमींदार परिवार ने कैसे हरियाणा में कई पीढ़ियों का एक विशाल राजनीतिक साम्राज्य खड़ा कर दिया। सच कहूं तो ये सफर काफी हैरान करने वाला है। 1938 में साहिब राम के पहले विधायक बनने से लेकर 1952 में महान देवी लाल जी की एंट्री तक, जो आगे चलकर मुख्यमंत्री और यहां तक कि देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। फिर ये सिलसिला ओम प्रकाश चौटाला जी, उसके बाद अजय और अभय चौटाला तक पहुंचा। और फिर आता है एक बड़ा ट्विस्ट, जब 2018 में दुष्यंत चौटाला ने अपनी अलग जेजेपी बनाकर एक बिल्कुल नई राह चुन ली। सेक्शन 3 भजन लाल परिवार का इतिहास, गैर जाट राजनीति का गढ़। अब हरियाणा के दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक घराने की बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल बिश्नोई जी से शुरू होकर ये विरासत पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन, फिर पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई और अब आदमपुर से विधायक भव्य बिश्नोई तक पहुंच चुकी है। आपको बता दूं, एक समय था जब इस घराने का पूरे राज्य पर एक तरफा दबदबा था, लेकिन आज के डेट में ये मुख्य रूप से अपने कुछ पारंपरिक गणों को ही बचाने के लिए बहुत कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे इन दोनों घरानों ने हरियाणा के वोटर्स को बड़ी ही चतुराई से अपने अपने जातीय और क्षेत्रीय आधार पर बांटा हुआ था। देखिए, एक तरफ देवीलाल परिवार का इनेलो और जेजेपी के जरिए जाट मतदाताओं और सिरसा क्षेत्र पर जोर रहा, वहीं दूसरी तरफ भजनलाल परिवार ने हिसार और आदमपुर को अपना केंद्र बनाया और पूरी तरह से गैर जाट मतदाताओं को साधा। मतलब दोनों ने दशकों तक एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत समीकरणों का इस्तेमाल किया और सत्ता का बैलेंस बनाए रखा। सेक्शन 4 राजनीतिक अस्तित्व की चुनौती। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन अजय घरानों का पतन क्यों हो रहा है? तो देखिए, हमारे एकेडमिक सोर्स इसके कुछ बहुत ही स्पष्ट कारण बताते हैं। पहला, घरानों के मुख्य संरक्षकों का निधन। दूसरा, सत्ता के लिए परिवार के भीतर ही बेहद कड़वी खींचतान। तीसरा, नए और गैर पारिवारिक नेताओं का तेजी से उदय। और चौथी सबसे बड़ी बात, वंशवाद के खिलाफ आम वोटर्स की बढ़ती नाराजगी। यही कारण है कि आज इनके अस्तित्व पर इतना गहरा संकट आ गया है। इस पूरे संघर्ष का एक परफेक्ट माइक्रोकॉज़म अगर आपको देखना है तो हिसार को देखिए। एक समय था जब यहाँ चौधरी कुलदीप बिश्नोई और दुष्यंत चौटाला आमने सामने थे। कुलदीप बिश्नोई जी नॉन जाट वोटों पर दांव लगा रहे थे और दुष्यंत चौटाला देवीलाल की विरासत के लिए लड़ रहे थे। लेकिन अब राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, अपने अपने गढ़ कमजोर होने के बाद अब राज्य के राजनीतिक हलकों में चौधरी कुलदीप बिश्नोई और चौधरी अभय सिंह चौटाला के बीच संभावित गठबंधन की चर्चाएं बहुत तेज हैं। सोचिए जरा,
जो परिवार दशकों तक एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे, वो आज अपने राजनीतिक पतन से बचने के लिए एक साथ आने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। क्या बात है ना? अब इस डेटा के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि 2018 में चौटाला परिवार के उस आंतरिक विभाजन का असर कितना विनाशकारी रहा, आप खुद देखिए। इंडियन नेशनल लोकदल का जो वोट शेयर 2014 में 24% से भी ज्यादा था, वो 2019 में धड़ाम से गिरकर सिर्फ 2.44% रह गया। मतलब ये महज कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक विशाल राजनीतिक पतन की पूरी कहानी बयां कर रहा है। और इस पतन का सबसे बड़ा कारण कहीं बाहर से नहीं बल्कि घर के भीतर से ही आया। यहाँ एक नंबर बहुत क्रूशल है, 10। दुष्यंत चौटाला की अलग हुई नई पार्टी जेजेपी ने 2019 में ठीक 10 सीटें जीती। और पता है इन 10 सीटों ने क्या किया? इनेलो के जो पारंपरिक गढ़ थे वहीं सेंध लगा दी और उनके वोट बैंक को अपने पाले में कर लिया। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि राजनीतिक घरानों के प्रति वोटर्स की लॉयल्टी कितनी तेजी से बदल सकती है, खासकर तब जब परिवार ही आपस में बंट जाए। अब जाहिर सी बात है, अपनी जमीन खिसकते देख पार्टियां हाथ पर हाथ धरे तो बैठेंगी नहीं, वो बड़े दाव चल रही हैं। चौधरी अभय चौटाला का विधानसभा से इस्तीफा देना और जाट किसानों के बीच जाकर किसान जनजागरण सम्मेलन शुरू करना इसका एकदम जीता जागता प्रमाण है। चाहे वो अपना खोया हुआ कृषि वोट बैंक वापस पाने की एक अग्रेसिव कोशिश हो या फिर पुराने प्रतिद्वंदी कुलदीप बिश्नोई के साथ संभावित गठबंधन की सुगबुगाहट, ये सब अपना खोया हुआ गौरव लौटाने की एक बेहद हताश लेकिन सुनियोजित कोशिश है। तो हमारा आज का ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही अहम और सोचने वाले सवाल के साथ खत्म होता है। इन ऐतिहासिक दिग्गजों के कमजोर होने और पुराने दुश्मनों के इन नए संभावित गठबंधनों का भविष्य की राजनीति के लिए क्या मतलब है? क्या हमारे लोकतंत्र का लैंडस्केप सचमुच बदल रहा है? और क्या फाइनली इस विरासत में मिली सत्ता की जगह मेरिट पर आधारित लीडरशिप ले पाएगी? भाई ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले चुनावों में इतिहास खुद तय करेगा। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।